जरा सोचिए, एक आदमी एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ एक बड़े बैंक को लूटे और वो बैंक के सामने के दरवाजे से ही बाहर निकले, वो भी पुलिस के सामने। लेकिन पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस मूवी में, जिसका नाम है इनसाइड मैन। कहानी की शुरुआत में हमें डेल्टन रसल नाम का एक आदमी जेल में दिखाई देता है, जो कैमरा के सामने अपना एक कहानी बताता है कि उसने वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी बैंक को लूटा है। फिर डेल्टन अपनी कहानी बताने लगता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि एक वैन अलग अलग जगहों से कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाती है। वैन मैनहट्टन बैंक के पास रुकती है। तभी हम डेल्टन को बैंक के गेट से अंदर आते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में एक हार्ड डेंसिटी का टॉर्च होता है, जिसे लाकर वो सिक्योरिटी कैमरा के ठीक सामने एक टेबल पर रखकर उस टॉर्च को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कैमरा पर फुटेज आना बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी भी बैंक के अंदर घुसते हैं, जो पेंटर की ड्रेस पहने हुए थे। वो लोग अंदर आने के बाद बैंक के गेट को बंद कर देते हैं, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा शक होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रसल उसके पीछे गन पॉइंट करके स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है, जिससे बैंक के अंदर धुआं फैल जाता है। इतने में एक पुलिस वाला जब देखता है कि बैंक के अंदर से धुआं निकल रहा है, तब उसे शक होता है और वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डेल्टन अंदर से गन निकाल कर कहता है कि उन्होंने अंदर सबको हॉस्टेज बनाया हुआ है। अगर पुलिस वाले अंदर आए तो वो लोग उन हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। फिर वो पुलिस वाला बैकअप के लिए पुलिस टीम को बुला लेता है। इस बीच बैंक के ओनर आर्थर केस को खबर मिलती है कि उसकी बैंक में डकैती पड़ गई है। फिर वो एक हाई पावर ब्रोकर मैडेलिन वाइट को फोन करके बुलाता है और उसे केस को सॉल्व करने के लिए कहता है, क्योंकि उसी ब्रांच के एक लॉकर में उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। दूसरे सीन में हम दो डिटेक्टिव को देखते हैं, जिनका नाम है फ्रेजर और मिचेल। फ्रेजर पर एक घपले का केस चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में था। हालांकि उसे ये बैंक रॉबरी का केस मिलता है, जिससे वो खुश हो जाता है। इसके बाद फ्रेजर और मिचेल बैंक के पास पहुंचते हैं और उस पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो इस केस का हेड है। इस पुलिस वाले का नाम है जॉन डेरियस और वो उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। इस बीच रॉबर्स हॉस्टेजेस को नीचे सेफ रूम की तरफ लेकर जाते हैं और फिर उन्हें उनके अंडरगारमेंट को छोड़कर बाकी सारे कपड़े उतारने को कहता है। फिर वो उन्हें एक ही तरह का सूट और मास्क पहनने के लिए देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक बैंक के कर्मचारी जो काफी बूढ़ा था, वो काफी तकलीफ में नजर आता है। ये देखकर डेल्टन और उसके साथी उस बैंक से बाहर जाने देते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उससे अंदर के हालात पूछते हैं। तो वो कहता है कि उन्होंने कहा है अगर पुलिस दरवाजे के आसपास भी दिखे तो रॉबर्स दो लोगों को मार डालेंगे। इस बीच रॉबर्स पूरे बैंक का जायजा लेते हैं। वो लोग सेफ रूम और लॉकर से गुजरते हुए पीछे सप्लाई रूम में पहुंच जाते हैं। वो वहां पर फर्नीचर्स को शिफ्ट करते हैं और जमीन की खुदाई करने लगते हैं। इस बीच डेरियस फ्रेजर और मिचेल को बताता है कि जिस आदमी को रॉबर्स ने बाहर आने दिया, उसने उन्हें बताया है कि अंदर 4 रॉबर्स है। आखिरकार कुछ देर के बाद फ्रेजर डेल्टन से बात करने को तैयार हो जाता है और वो बैंक में फोन लगाता है, पर डेल्टन फोन नहीं उठाता। इसके बाद हम मैडेलिन को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने जाती है। वो उनसे कहती है कि उसके एक क्लाइंट के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। वो कहती है कि उसे किसी तरह पुलिस वालों के टीम में जाना है, जो भी रॉबर्स से नेगोशिएट कर रहे हैं। पहले तो मेयर इसके लिए साफ मना कर देता है, पर मैडेलिन के बहुत अनुरोध करने पर मान जाता है। तभी बैंक के सामने कुछ हलचल दिखाई देती है और सारे पुलिस वाले उधर दौड़ पड़ते हैं। रॉबर्स ने एक और हॉस्टेज को मैसेज के साथ रिलीज किया था। इसके बाद वो लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं, जिससे रॉबर्स ने उस हॉस्टेज के साथ भेजा था। उस मैसेज में लिखा था कि उन्हें 2 बस और एक जंबो जेट चाहिए, जो कि 9 बजे तक उन्हें डिलीवर कर दिया जाए, और अगर पुलिस वालों ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो हर घंटे में एक हॉस्टेज को मार डाला जाएगा। इस बीच रॉबर्स का एक और मैसेज आता है कि उन्हें खाना चाहिए। इसे पुलिस वाले एक अच्छा मौका समझते हैं, क्योंकि खाने के साथ साथ वो वहाँ कुछ ऐसे डिवाइस बेच सकते थे जिसमें कि वो अंदर होने वाली बातचीत को सुन सके। थोड़ी देर बाद रॉबर्स के लिए खाना आ जाता है जो उन्होंने ऑर्डर किया था। फ्रेजर अपनी निगरानी में सारी चीजों को रॉबर्स तक पहुंचते हुए देखता है और डेल्टन से पहली बार मुलाकात कर लेता है। जिसके बाद फ्रेजर डेल्टन से कहता है कि अगर वो उसका फोन उठाए तो वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन डेल्टन कुछ नहीं कहता। इसके बाद पुलिस वाले बैंक के अंदर होने वाली बातचीत को ऑडियो डिवाइस के जरिए सुनने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लोग किसी अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे। सबको लगता है कि ये रशियन भाषा है। फिर वो लोग कोई रशियन बोलने वाले को ढूंढने लगते हैं
इस बीच बैंक में रॉबर्स कुछ महिला हॉस्टेज को एक कमरे में जाकर बंद कर देते हैं और एक लेडी रॉबर को भी उसमें बंद कर देते हैं और वो खुद हॉस्टेज होने का नाटक करती है। इसके बाद वो एक और हॉस्टेज लड़की को एक रूम में लेकर जाते हैं, लेकिन वो लड़की हॉस्टेज नहीं बल्कि उनके ही गैंग की थी और फिर हमें उसे एक सप्लाई रूम में गड्ढा खोदते हुए दिखाया जाता है। इधर सारी पुलिस वाले एक रशियन भाषा जानने वाले पुलिस के साथ बात करते हैं तो वो कहता है कि डिवाइस में रिकॉर्ड हुए भाषा रशियन जैसी लगती है पर असल में वो बुल्गारियन है जो कि सेंट्रल यूरोप में बोली जाती है। तभी फ्रेजर रिकॉर्डिंग को बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर बजाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उस भाषा को पहचान लेता है और वो कहता है कि वो अल्बेनियन भाषा है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ अल्बेनियन थी। आखिरकार वो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर से फोन करवाकर उसकी वाइफ को बुलवाते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि उसे न सिर्फ ये पता है कि वो क्या बात हो रही है बल्कि ये भी पता है कि बोलने वाला कौन है। पुलिस वाले सुनकर सारी बात जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं पर तुरंत ही उनकी खुशी निराशा में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो आवाज दरअसल अल्बेनिया के पूर्व प्रेसिडेंट की थी और ये रिकॉर्डिंग उन्हीं की एक पुरानी भाषा का हिस्सा था। वो समझ जाते हैं कि रॉबर्स बहुत होशियार है। वो खाने के पैकेट में पुलिस वालों की तरफ से छुपाकर भेजी गई डिवाइस के बारे में जान गए होंगे और इसीलिए उन्होंने वो रैंडम टेप चलाया होगा ताकि वो उन्हें कंफ्यूज कर सके। इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि बैंक के अंदर डेल्टन तिजोरी के अंदर पहुंच गया है लेकिन वो उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। उसके बाद लॉकर रूम में जाता है और एक एक करके सारी सेफ चेक करता है पर किसी सेफ से कुछ लेता नहीं है और फिर वो एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोलता है। उसमें उन्हें डॉक्यूमेंट, बहुत सारे हीरे और एक डायमंड रिंग मिलती है लेकिन डेल्टन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेता है। उसी वक्त मेयर मेडेलिन के साथ वहां पहुंचता है और डिटेक्टिव से बात करता है। मेडेलिन बहुत शॉर्ट में अपने वहां आने का मकसद बताती है लेकिन फ्रेजर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर मेयर उसे उसके पुराने केस को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इस पर फ्रेजर मान जाता है। कुछ देर बाद डेल्टन फ्रेजर का फोन उठा लेता है। इसके बाद डेल्टन से खुद बात करने के बाद फ्रेजर मेडेलिन से भी उसकी बात कराता है। मेडेलिन उसे आमने सामने बात करने के लिए मना लेती है और फ्रेजर उसे बैंक तक पहुंचा देता है। जब वो बैंक के अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। फिर वो डेल्टन की तरफ बढ़ती है। डेल्टन से बातचीत के दौरान वो उसे सेफ डिपॉजिट बॉक्स देने के बदले कम से कम सजा और $2 मिलियन देने का ऑफर करती है। डेल्टन मेडेलिन से कहता है कि उसे पता है कि वो किसके लिए काम कर रही है और वो केस को भी जानता है। वो कहता है कि केस वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों से मिला था और उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की थी और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं जिसमें इसके सारे सबूत है। डेल्टन उससे डील करता है कि वो इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखेगा और अगर वो इस रॉबरी में पकड़ा जाता है तो इसके बदले वो और उसकी बॉस उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। जब मेडेलिन बैंक से बाहर आती है तो वो फ्रेजर से कहती है कि उसने रॉबर्स को एक दूसरा ऑफर दिया है जिस पर वो लोग विचार कर रहे हैं। फ्रेजर को ये लगता है कि इस तरह बैठकर बातें करने से कोई हल नहीं निकलने वाला, इसलिए वो बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है और डेल्टन को फोन लगाकर उससे कहता है कि अगर वो उसे बैंक के अंदर आकर हॉस्टेजेस को चेक करने दे तो वो लोग उन्हें जेट का इंतजाम करके दे सकते हैं। इस पर डेल्टन मान जाता है। इसके बाद हम फ्रेजर को बैंक के अंदर जाते हुए देखते हैं। वो लोग उसे हॉस्टेजेस के रूम में ले जाते हैं जहां वो सारे हॉस्टेजेस को सही सलामत देखता है। वापस जाने से पहले फ्रेजर डेल्टन से आमने सामने बात करता है। वो उसे बातों में उलझाकर उसके चेहरे से मास्क खींचने की कोशिश करता है पर सही समय पर दूसरा रॉबर आकर उससे ऐसा करने से रोक देता है। फ्रेजर की इस हरकत से नाराज होकर डेल्टन उसे आखिरी वार्निंग देता है और फिर से जेट और बस की मांग करता है। फिर उसके बाद वो सप्लाई रूम में चले जाता है और अपने साथी से पूछता है कि उसे खुदाई में और कितना समय लगेगा। इस पर उसका साथी जवाब देता है कि उसे अपना काम खत्म करने में 2 से 3 घंटे और लगेंगे। इधर फ्रेजर वापस वैन में आकर डेरियस से कहता है कि डेल्टन कोई खूनी नहीं है और हमें उसके अगले कदम के बारे में जानने के लिए कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। इस बीच उनके पास डेल्टन का फोन आता है और वो उनसे कैमरा को खिड़की की तरफ घुमाने के लिए कहता है। जब वो लोग कैमरा को खिड़की की तरफ घुमाते हैं तो देखते हैं कि डेल्टन एक हॉस्टेज को शूट करके मार डालता है। इस घटना को फ्रेजर की नाकामी समझते हुए डेरियस मामले को पूरी तरह अपने हाथों में ले लेता है और वो टैक्टिकल टीम को जल्द ही जल्द बैंक के अंदर भेजने की योजना बनाता है। अब टैक्टिकल टीम बैंक के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी फ्रेजर उस बॉक्स को देखते हैं जिसमें रॉबर्ट्स ने मैसेज भेजा था और वो देखते हैं कि उसमें एक बग लगा है, यानी कि डेल्टन ने इनकी पूरी बात सुन ली थी। फ्रेजर तुरंत डेरियस को इस बारे में जानकारी देता है
और अंदर जाने से मना करता है, पर डेरियस उसकी बात नहीं मानता और कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन इधर डेल्टन उनकी सारी बातें सुनकर बैंक के अंदर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और पुलिस वालों के अंदर आने से पहले सारे हॉस्टेजेस को बैंक के बाहर निकाल देता है। सबके बाहर निकलते ही टेक्निकल टीम वाले सारे हॉस्टेजेस को जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग बैंक के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। डेरियस, मिचेल और फ्रेजर भी वहां पहुंचते हैं तो टेक्निकल टीम का हेड उन्हें बताता है कि उन्हें किसी हॉस्टेज की बॉडी नहीं मिली और ना ही बैंक से कोई चीज गायब हुई है। इसके अलावा पुलिस वाले ये भी देखते हैं कि रॉबर्स के सारे हथियार असल में नकली थे और सब में रबर की गोलियां थी, और ये भी पता चलता है कि उस हॉस्टेज का मारा जाना भी एक ड्रामा था। इसके बाद सारे हॉस्टेजेस और उनके बीच छुपे हुए रॉबर्स को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद हमें फ्रेजर को अपने सीनियर से बात करते हुए दिखाया जाता है। फ्रेजर कहता है कि हमने सबसे पूछताछ की है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन रॉबर है और कौन हॉस्टेजेस। इसके बाद फ्रेजर के सीनियर उसे ये केस बंद करने के लिए कहते हैं, ना कोई रॉबरी हुई है और ना कोई मरा है, तो अब इस केस का कोई मतलब ही नहीं बनता। फ्रेजर को ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर वो हार भी नहीं मान सकता था। जब वो सारे लॉकर्स और सेफ की छानबीन करता है तो वो देखता है कि लॉकर नंबर 392 के डिटेल्स गायब है, तो वो समझ जाता है कि सब कुछ इसी सेफ की वजह से हुआ है। फिर वो मैडेलिन से मिलता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मेयर और मैडेलिन उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वो कहता है कि वो उस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इसके बदले में उससे उस सेफ की जानकारी मांगता है। मैडेलिन उसे बताती है कि वो सेफ बैंक के ओनर आर्थर केस का है और उसे थोड़ा हिंट देकर ये भी बताती है कि उस सेफ में क्या था, और बात यही दबाने बोलती है। बाद में वो आर्थर केस से मिलने जाती है और वो केस को बताती है कि फ्रेजर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ नहीं लगेंगे क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स को डेल्टन अपने साथ लेकर गया है। मैडेलिन को पता था कि उस सेफ में डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए डेल्टन ने इतनी मेहनत की। केस उसे बताता है कि उस बॉक्स में एक डायमंड रिंग भी थी जो उसके एक पर्शियन बैंकर फ्रेंड की वाइफ की थी जिसे नाजी ने मार दिया। उस बैंकर की फैमिली को मैं बचा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा ना करने के लिए काफी अच्छी रकम मिली थी। आर्थर फिर मैडेलिन को एक बड़ी चेक देकर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इसके बाद एक हफ्ता गुजर जाता है और हमें मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेल्टन एक जेल में था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। डेल्टन तो एक सेल में था जो उसके साथियों ने बैंक के अंदर ही सप्लाई रूम में बनाया था। वो लोग अलमारी को थोड़ा आगे करके एक छोटा सा गैप बनाते हैं और एक दीवार खड़ा करते हैं जिससे सामने से देखने पर कुछ पता नहीं चलता कि इसके पीछे कुछ है। वही हमें ये भी पता चलता है कि जो गड्ढा उन्होंने खोदा था वो टॉयलेट बनाने के लिए खोदा था, क्योंकि डेल्टन को करीब एक हफ्ते तक वहां रुकना था जब तक बैंक फिर से शुरू ना हो। यानी कि डेल्टन बैंक से बाहर कभी निकला ही नहीं था। वो एक हफ्ते से बैंक के अंदर उसी सेल में था। अब डेल्टन के पास वो हीरे और डॉक्यूमेंट्स थे। वो उस सेल से निकलता है और आसानी के साथ बैंक के आगे की गेट से बाहर आ जाता है जैसे कि वो एक नॉर्मल क्लाइंट हो। उसके सारे साथी बैंक के बाहर एक गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फ्रेजर और मिचेल भी बैंक के अंदर आ रहे होते हैं। तब बाहर जाते वक्त डेल्टन फ्रेजर से टकरा जाता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। फ्रेजर कोर्ट के ऑर्डर से बैंक के अंदर जाकर जब उस लॉकर को खोलता है तो उसमें उसे च्युइंगम, डायमंड रिंग और एक नोट मिलता है जिस पर फॉलो द रिंग लिखा होता है। फ्रेजर समझ जाता है कि ये डेल्टन ने किया है और वो चाहता है कि वो सच्चाई को बाहर लाए। इसके बाद फ्रेजर उस लॉकर के बारे में बात करने के लिए केस के पास जाता है। केस उसके सभी सवालों का चालाकी से जवाब देने की कोशिश करता है, पर फ्रेजर उसे वो रिंग दिखाकर कहता है कि जिस दिन उसे इस रिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी वो उसका सारा राज खोल देगा। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। बाद में फ्रेजर मैडेलिन और मेयर को मिलता है और कहता है कि वो आर्थर केस का पर्दाफाश करे, नहीं तो वो उन दोनों की ब्लैकमेलिंग वाला रिकॉर्डिंग लीक कर देगा। इसके बाद रात को जब फ्रेजर घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पॉकेट में एक डायमंड है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि बैंक जाते वक्त एक आदमी उससे टकराया था और वो समझ जाता है कि वही डेल्टन है और उसी ने ये डायमंड उसके पॉकेट में डाली है, क्योंकि फ्रेजर ने डेल्टन से कहा था कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है और शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और ये डायमंड डेल्टन के तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट था। और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें डेल्टन की तो शायद वो उसी पर्शियन परिवार का है जिन्हें नाजी ने मारा था, जिनका आर्थर केस ने मदद नहीं की थी। शायद इसीलिए डेल्टन ने ये सब बदला लेने के लिए किया था। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा जिसमें एक मैड साइंटिस्ट ने वर्चुअल रियलिटी के डेंजरस कैरेक्टर्स को रियल दुनिया में क्रिएट कर दे।
और इस खतरनाक कैरेक्टर को रोकना नामुमकिन हो गया, क्योंकि ये ग्लास से खुद को हील करके हमेशा जिंदा रह सकते थे। यहाँ क्लिक करके देखिए ये सीरीज जिसका नाम है वर्चुओसिटी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।